हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड आई वेलकम यू ऑल टू रिवीजन क्लासेस। आज हम मेंडेलियन जेनेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जेनेटिक्स के जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी को देख लिया है। अगर आपने वो टर्म्स वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस वहीं पे मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर, जिसमें कि हम मेंडल के बारे में आज पढ़ेंगे पूरा। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्म्स और भी हैं जिनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कभी कभी ये वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब कि आनुवंशिकता के पिता या आनुवंशिकता के जनक किसको कहा जाता है। तो उसका आपका करेक्ट आंसर है जीजे मेंडल। तो ये नाम आपको याद रखना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को ही हम आनुवंशिकता का जनक कहते हैं या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है उनको। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, मतलब आधुनिक जेनेटिक्स के आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कौन है, जैसे ये जो जेनेटिक्स था जिसके जनक मेंडल हैं या जिसके फादर ऑफ जेनेटिक्स जहाँ मैं बोल रही हूँ उसमें हम क्लासिकल जेनेटिक्स बोलते हैं इसको। जब मॉडर्न की बात आ जाएगी तो वहाँ पे आप याद रखना कि बेटसन को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और तीसरा है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिसने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किया उसको बोला जाता है टीएच मॉर्गन। इन्होंने ही लिंकेज टर्म भी दिया था। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है कि जेनेटिक्स के कौन है, मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक कौन है, एंड यस एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जनक कौन है। अब हम शुरू करते हैं मेंडल के बारे में। देखो मेंडल के बारे में क्या क्या चीज़ें जाननी है। पहला कि उनका जन्म कब हुआ था, बर्थ याद रखना है आपको। तो इनका जन्म बेटा याद कर लो कि ये 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। अगर जब इनका जन्म हुआ तो उसके बाद से हमें बाकी एजुकेशन इनका कहाँ हुआ, कहाँ ये रहे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब हमें इस जानना है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, किस पे प्रयोग किया उन्होंने, जिससे कि इन्होंने कुछ नियम निकाल दिए जो हम आज तक पढ़ रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था गार्डन पी पे, मतलब जो बागीचे में मटर के पौधे उगाए जाते हैं उस पे उन्होंने क्या किया, अपना प्रयोग किया। इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद कर लेना है जो कि है पाइसम सेटाइवम। तो अभी तक हमने देखा कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। उन्होंने अपने प्रयोग या एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पी पे, जिसका नाम है पाइसम सेटाइवम। अब क्यों उन्होंने गार्डन पी ही चूज़ किया, ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है जो कि अभी हम आने वाले स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट को जो मेंडल ने परफॉर्म किया है गार्डन पी पे, वो कितने टाइम तक एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये टोटल जो इनका टाइम ड्यूरेशन वो 7 ईयर का है। और वो कब से कब तक है ये भी आपको पढ़ लेना है। तो वो है 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक। टोटल कितने ईयर हो गए? 7 ईयर्स तक उन्होंने कंटिन्यूअस काम किया गार्डन पी पे। मटर के पौधों पे उन्होंने पॉलिनेशन कराया, क्रॉस कराया, फिर कई सारे रिकॉर्ड बनाए, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, जिसके बाद से वो 3 नियम बना के दिए। और जब इनका ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट था वो इनके नज़र में लगा कि अब हमने कंप्लीट कर लिया है, देन इसको उसने पब्लिश कब किया उन्होंने, तो एक्सपेरिमेंट को पब्लिश या पब्लिकेशन इसका उन्होंने किया था 1865 ईस्वी में। अब ये आपको ईयर भी याद करना है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता है। 1865 ईस्वी में जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का पब्लिकेशन किया, तो ये भी पूछा जाता है कि वो किस में पब्लिकेशन किया था। तो वो मैगजीन का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ये वाला मैगजीन है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसमें उन्होंने इसको पब्लिश किया था। देखिए पब्लिकेशन तो हो गया 1856 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, बट इस समय इनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिली। इसको किसी साइंटिस्ट ने उतना ज़्यादा भाव ही नहीं दिया कि हाँ कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, मटर के पौधे पर भी कोई नियम बनाए गए हैं। तो इनके वर्क को फिर से रीडिस्कवर्ड किया गया। कब? रीडिस्कवर का मतलब दोबारा से खोज किया गया। इन्हीं के काम को खोज नहीं किया गया, अलग अलग कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि किसी पत्रिका में एक मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने भी कुछ लिख के दिया है, उस पर जो उन्होंने काम किया था तो जो दोनों रिजल्ट इनको सेम मिले। तो उन्हें ये लगा कि 1865 में जो बात मेंडल ने कहा था वो बिल्कुल सही था। तो 1900 ईस्वी में 1900 में 3 साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे थे। एक का नाम था ह्यूगो डी व्रिज, एक का नाम था कार्ल कोरेंस और एक थे शेरलॉक।
ये 3 साइंटिस्ट थे जो अलग अलग काम कर रहे थे और उन्होंने मेंडल के इस नियम को फिर से रीडिस्कवर किया कि यह मेंडल ने जो बात 1865 में कही थी वो बिल्कुल सही था और उनके जो नियम थे वो भी बिल्कुल सही थे। तो अब हम देखते हैं कि मेंडल ने क्या नियम निकाले थे और कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो, मेंडल का एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था? गार्डन पी पे था। तो चले देखते हैं। मेंडल का एक्सपेरिमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया और क्या क्या कैरेक्टर लेके किया। तो एक्सपेरिमेंट हुआ उनका पाइसम सेटाइवम पे। ठीक, इस पाइसम सेटाइवम प्लांट पे या फिर गार्डन पी प्लांट में उन्होंने कुछ कैरेक्टर लिए, उसी कैरेक्टर को देख के उसमें पॉलिनेशन कराया, क्रॉस कराया। तो कितने कैरेक्टर उन्होंने लिए थे ये याद करना है आपको। उन्होंने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए थे, 7 जोड़े में कैरेक्टर उन्होंने चूज किया और उन कैरेक्टर को लेके उन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया। अब इन कैरेक्टर्स को हम समझते हैं, इसी में कुछ डोमिनेंट और कुछ रेसेसिव कैरेक्टर हमें समझने होंगे। तो चलो मैं 7 क्या कैरेक्टर थे उसको बताती हूँ। पहला तो उन्होंने लिया प्लांट का हाइट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हाइट। दूसरा उन्होंने लिया कि अगर मान लो एक प्लांट है, उस प्लांट की हाइट बना लो। उसके बाद उन्होंने फ्लावर कैसा होगा प्लांट में वो लिया। फ्लावर में उन्होंने 2 लिया, एक फ्लावर का पोजीशन कैसा है और दूसरा ये कि फ्लावर का कलर कैसा है। तो अब देखो कितने कैरेक्टर हो गए, 1 2 3 कैरेक्टर हमने देख लिया ना। एक हाइट, दूसरा फ्लावर में कि फ्लावर कहाँ पे लगता है, सबसे ऊपर प्लांट में लग जाता है या किनारे किनारे लगता है। दूसरा कलर के बारे में देखा उन्होंने, किस तरीके का फ्लावर उगता है मटर के पौधे में। तीसरा देखते हैं कि फ्लावर के बाद फ्रूट बनता है ना, तो फ्रूट में आ जाओ। फ्रूट में उन्होंने भी 2 कैरेक्टर को चूज कर लिया। एक कि जो फ्रूट है उसका शेप कैसा है, मतलब वो जो मटर के फलियां लगती हैं वो फुली फुली हैं या एकदम सिकुड़ी हुई हैं, कंस्ट्रिक्टेड हैं। दूसरा देखा कि वो जो मटर की फलियां हैं उनका कलर कैसा है, कलर को भी ले लिया। 1 2 3 4 5, अभी हमने 5 कैरेक्टर देख लिए। यहाँ पे उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे पेयर में, तो कुछ और बचा है। वो देखो क्या था, फ्रूट के बाद सीड बनता है ना, मतलब कि मटर के दानों की बात की उन्होंने। मटर के दानों में भी उन्होंने देखा कि मटर के दानों का आकार कैसा है, शेप कैसा है, और इसके बाद वो जो मटर के दाने हैं उनका कलर कैसा है। इतने कैरेक्टर्स को मेंडल ने लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। देख रहे हो कि उस समय में 1856 की बात हो रही है जब वो एक्सपेरिमेंट अपना कंक्लूड कर लिए थे। उस समय उन्होंने कितने कैरेक्टर को ले लिया था। अब सोचो उससे जो रिकॉर्ड बनेंगे वो कितने करेक्ट रिकॉर्ड आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी ज़्यादा लिए गए हैं। कई बार उन्होंने पॉलिनेशन कराया था, बहुत ज़्यादा बार, तब जाके वो एक निष्कर्ष पे पहुँचे थे या कंक्लूजन पे पहुँचे थे। अब देखो हाइट में उन्होंने क्या बताया, यहाँ मैं लिख रही हूँ अब कि कौन सा इसमें से कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है। डी फॉर हो गया डोमिनेंट, या पूरा ही लिख देती हूँ डोमिनेंट। यहाँ पे देखो रेसेसिव। रेसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी। प्रभावी जो होगा वो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। रेसेसिव वाला सिर्फ होमोजाइगस में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब देखो हाइट में उन्होंने बताया कि अगर प्लांट लंबा है, टॉल है, तो वो क्या होगा हाइट में, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। अगर प्लांट की हाइट ड्वार्फ है, ड्वार्फ का मतलब क्या, बौना, अगर प्लांट बौना है, ड्वार्फ है, तो वो क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। इन प्लांट में जब आप कराओगे क्रॉस या पॉलिनेशन तो पहली जो जनरेशन होगी उसमें हमेशा आपको टॉल प्लांट दिखाई देंगे, क्योंकि F1 जनरेशन में हमेशा हमको डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देता है। अब देखो फ्लावर की पोजीशन में उन्होंने ये बताया कि फ्लावर जो है ना, अगर उसकी पोजीशन ये मान लो प्लांट है तो एक्सिस पे लगती है, मतलब किनारे किनारे जो फ्लावर लग रहे हैं अगर, तो वो क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। मगर अगर यही फ्लावर जाके सबसे ऊपर ही लग जाए टर्मिनल पोजीशन पे, टर्मिनल का मतलब एकदम सिरे पे लग जा रहा है, तो वो क्या होगा, रेसेसिव होगा। अगर ये एक्सियल पोजीशन पे है, मतलब इधर एक साइड में ब्रांचेस पे लगा है, तो ये क्या है, ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। कलर में उन्होंने क्या बताया, कलर में कहा कि अगर फ्लावर का जो कलर है वो पर्पल कलर का है, पर्पल कलर के जो फ्लावर होते हैं उसको उन्होंने बोला कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। मटर में देखना पर्पल फ्लावर भी लगते हैं, उसको उन्होंने बोल दिया कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर मटर के जो पौधे हैं उनमें वाइट कलर के फ्लावर आपको दिखाई दें
तो ये आपको याद रखना है कि ये एक तरीके का रेसेसिव कैरेक्टर है। तो अभी हमने कितने जोड़ी देख लिए, 3 पेयर देख लिए ना। अगर हाइट लंबी है तो डोमिनेंट, छोटी है तो रेसेसिव। अगर फ्लावर का पोजीशन एक्सिस पे है तो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। अगर फ्लावर एकदम टॉप पे लग जाता है तो टर्मिनल होगा। ऐसे ही अगर फ्लावर या फूल का कलर कैसा है, पर्पल कलर का है, बैगनी कलर का है, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रभावी। मैं हिंदी में भी लिख दूं यहाँ पे, एक यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है मैंने, डोमिनेंट मतलब प्रभावी, इसका मतलब होता है अप्रभावी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फ्रूट में। उन्होंने ये बताया कि मटर की जो फलियां हैं, अगर वो ऐसे मोटी मोटी फलियां हैं, उस पर एकदम मतलब पूरी भरे हुए दाने होंगे उसमें ना, अगर मोटी फलियां हैं तो गलत ही बना दिया है मैंने, 1 मिनट रुक जाओ, मैं सही मटर की फलियां बनाती हूँ फिर देखना। तो अगर मटर की फलियां मान लो कि एकदम फुल साइज में हैं तो उसको बोला जाता है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। खुद सोचो, गए हो मटर खरीदने अगर, तो दाने हमको कैसे चाहिए होते हैं कि दाने उसमें पूरे भरे हुए हों। तो अगर फलियां पूरी ऐसे भरी हुई हैं तो उसको बोला जाता है कि ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, फुल है, शेप उसका एकदम भरा हुआ है। अगर यही मटर की जो फलियां हैं वो कंस्ट्रिक्टेड हैं, ऐसे एकदम पिचकी पिचकी सी हैं ऐसे करके, तो इसको कंस्ट्रिक्टेड वाली जो हैं उनको बोलोगे कि ये रेसेसिव हैं, अप्रभावी हैं। तो हमने देखा ना, खुद को सोचो, मार्केट गए हो तो किस तरीके के लाने चाहोगे आप, वही प्रभावी होगा। तो डोमिनेंट सभी चाहेंगे कि मटर में कि जो उसके फली हैं उसमें दाने हों। कलर की बात की गई है तो फ्रूट का कलर मटर में कैसा चाहिए हमको, ग्रीन कलर चाहिए ना। तो अगर ग्रीन कलर के हैं मटर के दाने, जैसे ये ग्रीन कलर की पूरी फलियां हैं, तो उसको बोलोगे डोमिनेंट है। और यहाँ पे अगर मान लो येलो कलर का आपको मिल गया उसकी फली, तो क्या है, ये अप्रभावी है। पीला रंग अप्रभावी है किसमें, फ्रूट में। फ्रूट में अगर ग्रीन कलर का फ्रूट है तो ये प्रभावी होगा। सीड की बात कर लेते हैं। सीड का मतलब कि जो मटर के दाने हैं उनका शेप अगर राउंड है, राउंड शेप का मतलब समझ रहे हो ना, गोल गोल मटर के अगर दाने हैं तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। अगर इसका शेप रिंकल्ड है, रिंकल्ड का मतलब समझो पिचके हुए दाने, जो ऐसे पिचक जाते हैं कभी कभी दाने, तो उन दानों को बोलोगे कि ये अप्रभावी लक्षण है, मतलब कि रेसेसिव है। इसको अगर एक राउंड दाने वाले मटर के प्लांट को अगर आप रिंकल्ड वाले से क्रॉस कराओगे तो F1 जनरेशन में हमेशा कौन एक्सप्रेस होगा, राउंड वाला। कलर की बात कर लो, यहाँ थोड़ा सा समझना है। अभी हमने फ्रूट में क्या देखा था कि फ्रूट में ग्रीन कलर डोमिनेंट था, मगर जब दानों की बात आ जाती है मटर के, तो वहाँ पे क्या होता है कि येलो कलर के जो दाने हैं वो हो जाते हैं आपके येलो कलर वाले। ऐसे मान लो येलो कलर का दाना बना लो, यहाँ पे मैं येलो कलर ही बनाती हूँ, तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। येलो इज डोमिनेंट इन केस ऑफ सीड कलर। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसका कलर ग्रीन है तो ग्रीन कलर के जो दाने होंगे वो कैसा होगा, वो होगा रेसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ देखो मैं येलो कलर का दाना बना देती हूँ, ये है डोमिनेंट, और ग्रीन कलर वाला आप बना लो, तो ग्रीन कलर जैसे आपने बनाया तो वो हो जाएगा कौन सा, रेसेसिव वाला हो जाएगा। तो यहाँ लिख भी लो कि ये ग्रीन वाला। अभी हमने 7 पेयर पूरा देख लिए हैं। क्या क्या देखा आपने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर में, देखिए हाइट में देखा कि प्रभावी कब होगा, जब हाइट में टॉल हाइट वाले प्लांट होंगे वो डोमिनेंट होंगे, ड्वार्फ वाले रेसेसिव होंगे। फ्लावर का पोजीशन अगर एक्सियल है तो वो होगा डोमिनेंट, और अगर टर्मिनल है तो वो क्या होगा, रेसेसिव होगा। कलर में फ्लावर पर्पल कलर के हैं तो वो कैसे होंगे, डोमिनेंट। वाइट कलर के हैं तो वो होंगे रेसेसिव। फ्रूट्स की बात की गई है तो उसमें भी शेप और कलर है, तो शेप इसका फुल एकदम फलियां बड़ी बड़ी मोटी हैं तो उसको बोलोगे कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर ये पिचकी हुई हैं तो कंस्ट्रक्टेड, तो इसको बोलोगे रेसेसिव है। ऐसे ही फ्रूट का कलर ग्रीन है, ग्रीन मटर की फलियां क्या होती हैं, डोमिनेंट, और अगर ये येलो हैं तो अप्रभावी या रेसेसिव। सीड की बात कर लो तो जाहिर सी बात है, मटर के दाने अगर गोल हैं और ये येलो कलर के हैं तो ये क्या होंगे, डोमिनेंट। रिंकल्ड और ग्रीन कलर के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, अप्रभावी या फिर रेसेसिव। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को मेंडल ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो इसी को बोला जाता है कि मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज किए। कंट्रास्टिंग देख रहे हो ना, एक लंबा तो एक छोटा, एक एक्सियल तो एक टर्मिनल, एक पर्पल तो एक वाइट। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने यूज किया था। अब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या कारण था कि मेंडल इतना सक्सेसफुल हो गए अपने वर्क में। देखो मेंडल से रिलेटेड ना 3 प्रश्न बनाए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ये तीनों ही क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वाई मेंडल इज सक्सेसफुल, मतलब मेंडल क्यों इतना सक्सेसफुल हो गया था।
इसने मान लो इतना काम किया तो अभी तक इसका नाम चलता है, जो भी इसने अपने लॉ दिए वो अभी तक हम पढ़ते हैं, तो ये इसके सक्सेस का ही तो प्रमाण है। तो क्यों ये इतना सक्सेसफुल हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि इसके वर्क को जब इसने पब्लिश किया था उस समय क्यों नहीं हमने रिकॉग्नाइज किया। तो यहाँ पे लिखो वाई हिज वर्क वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब जब इसने अपना वर्क किया और जब इसने अपने मैगजीन में उसको पब्लिश किया तो इसके वर्क को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया गया एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, लिख दो यहाँ पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इससे बनाया जाता है कि मेंडल ने आखिर क्यों मटर के पौधे को ही चुना। वाई मेंडल चूज पी प्लांट, मतलब क्यों उसने मटर का ही पौधा छोड़ा। इतने सारे गुलाब भी चुन सकता था, हिबिस्कस रोजा भी चुन सकता था, तो इतना काम इसने क्यों मटर के ही पौधे को चुना। तो चलो आंसर देखते हैं क्या क्या आंसर हो सकते हैं इन क्वेश्चंस के। चलो समझते हैं अब इसको। तो चलो सबसे पहले हम आंसर करते हैं इसका कि मेंडल ने आखिर मटर का पौधा क्यों चुना था, क्या कारण था मटर के पौधे को चुनने का। तो खुद से सोचो कि जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा किसी भी प्लांट पे, तो आप ये सोचोगे कि जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हमको ज़्यादा दिन वेट ना करना पड़े रिजल्ट के लिए। तो मटर का जो पौधा होता है ना, पी प्लांट, वो कैसा होता है, एनुअल होता है। एनुअल का मतलब होता है कि एक ही साल में वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। वार्षिक, एक ही साल में पूरी की पूरी ये अपनी लाइफ साइकिल को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। इसके अलावा देखो दूसरा कारण ये था कि ये जो मटर का पौधा होता है ये बाईसेक्सुअल होता है। बाईसेक्सुअल का मतलब है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ही आसानी से करवा सकते हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से भी उसने लिया कि हमको पॉलिनेशन या परागण कराने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हम एक प्लांट का उसी में करा सकते हैं, सेल्फिंग भी आसानी से करा सकते हैं हम। ठीक है, तीसरा कारण क्या था कि मटर के पौधे में जब आप पॉलिनेशन करा लोगे और उसकी जो फलियां निकलती हैं तो बहुत सारे दाने एक बार में निकलते हैं ना, तो बहुत सारे बीज जब निकलेंगे तो उनसे हम चाहें तो फिर अगली पीढ़ी में जब प्लांट उगाएंगे तो हमारे पास चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा पौधे उगेंगे। तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस होते हैं इससे। तो लिख दो कि उसने ये सोचा कि लार्ज नंबर ऑफ सीड रहेंगे हमारे पास, तो जब सीड ज़्यादा हैं तो हम इसको उगाएंगे तो ज़्यादा प्लांट्स भी मिलेंगे हमको, और उनके बीच में हम पॉलिनेशन करा के अपने एक्सपेरिमेंट को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसके वजह से मेंडल ने क्या किया कि मटर के पौधों को चुना। और भी लक्षण आप देख सकते हो, बुक में दिया होगा कि मटर के पौधे में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, विपरीत कैरेक्टर बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे फूलों का रंग देख लो, फूलों की स्थिति देख लो कि फ्लावर लगते कहाँ पे हैं। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स की वजह से मेंडल ने मटर के पौधों को ही छठ में अपना ये पब्लिश किया। तो उस समय क्यों इसके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला, तो ये तो आसानी से बता सकते हो कि उस समय क्या था ना कि कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था, कि कम्युनिकेशन का जो लेवल था या फिर वो बहुत ही मतलब डाउन था, उतना ज़्यादा हाई फाई नहीं था कि आप आज पब्लिश किए और बहुत जल्दी ही ये वायरल हो जाए, बहुत से लोग इसको पढ़ लें। तो कम्युनिकेशन का लेवल की वजह से भी हुआ। दूसरा क्या था कि जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था ना वो बहुत हाई लेवल का था। उसने क्या किया था कि मैथमेटिकल डेटा का यूज किया था, मैथमेटिक्स का यूज किया था, किसमें, बायोलॉजी में। तो जब जीव विज्ञान में वहाँ के साइंटिस्ट ने देखा कि मैथ्स का यूज हुआ है तो इन्होंने इसको ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया कि ये क्या है कि आप बायोलॉजी में मैथ्स को फिर से घुसा के स्टडी करा रहे हो। तो इसके वजह से उन्होंने इस वाला हुआ कि उन्होंने मेंडल ने क्या किया था ना कि स्टैटिक्स का भी यूज किया था। इसके वजह से भी उस समय के साइंटिस्ट ने इनको ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं दिलाया, और जिस मैगजीन में उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया था उस पर भी ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। डेट इज़ वाई इसके वर्क को उस समय रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। अब यहाँ देखो कि मेंडल को इतनी सक्सेस क्यों मिली, ये हम समझते हैं। सक्सेस मिलने के पीछे रीजन ये है, यही जो उसके उस समय के रिकॉग्निशन में बाधा डाली थी वही सक्सेस का भी कारण बनी कि उसने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड अपने पास बना के रखा। मतलब कि क्या था कि इसने मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग किया। मान लो उसने जो भी एक्सपेरिमेंट करा रहा था वो, तो उसमें क्या कर रहा था ना कि हर बार उसने पॉलिनेशन कराया, पॉलिनेशन के बाद बार बार जो भी उसको मिल रहे थे अपने रिजल्ट, उन सब का वो रिकॉर्ड रख रहा था बार बार। इसके अलावा देखो उसने क्या किया कि एक बार में कैरेक्टर को लेकर ही स्टडी किया, ये नहीं कि एक ही साथ सारे के सारे कैरेक्टर को स्टडी कर रहा है।
तीसरा उसने क्या किया ना कि स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज किया। स्टैटिस्टिकल डेटा की वजह से क्या हुआ कि उसका जो ये रिकॉर्ड बना था या फिर जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हुआ। एक्यूरेसी के जो चांसेस थे वो काफ़ी बढ़ गए थे इसमें। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से मेंडल जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा अपने साथ के और भी साइंटिस्ट के अपेक्षा। तो अभी हमने मेंडल के बारे में देखा कि मेंडल का जन्म कब हुआ था, उसने किस प्लांट पे अपना वर्क किया, मेंडल के सक्सेस के क्या कारण थे, मेंडल ने क्यों पी प्लांट को ही चूज किया था, इसके अलावा मेंडल को रिकॉग्निशन तब क्यों नहीं मिल पाया था। तो अगर हम थोड़ा सा इसको लिख के देखना चाहें तो इन्हीं सब चीज़ों को हम चाहें तो पॉइंट वाइज बना के अपना नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं। और अगर आपको हिंदी में इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगी आपको। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।